नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 200 करोड़ में कितने शून्य लगते हैं ये मैं अनुमान लगा रहा था और उसके बाद कोशिश किया तो पता चला कि 9 शून्य लगते हैं। इतने शून्य मैंने कभी किसी संख्या के पीछे न लगाए हैं और न मैंने देखे हैं। ये पड़ताल मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि ये 200 से 250 करोड़ की रकम अकेले चेतन बघेल को मिली थी शराब घोटाले में। ऐसा ईडी ने अपने 8वीं चार्जशीट में दावा किया, जिसमें शराब घोटाले से संबंधित 3800 पेज की मजबूत साक्ष्यों वाली एक चार्जशीट प्रस्तुत की गई है, जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि भूपेश बघेल जिन दिनों मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब जो शराब घोटाला हुआ था उसमें उनके इकलौते बेटे चेतन बघेल को 200 से 250 करोड़ रुपए मिले। ये शराब घोटाला बढ़ते बढ़ते 3200 करोड़ तक पहुंच गया और इस बारे में जो मजबूत साक्ष्य मिले हैं, यहां से प्रबलतम संभावना रही कि भूपेश बघेल भी जेल जाएंगे। लेकिन शायद भूपेश बघेल को पता चल गया है कि मौजूदा सिस्टम उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रहा है, लेकिन उन्हें पता है कि देर सवेरे गिरफ्तारी तो हो ही जाएगी। लेकिन इससे पहले हर दिन खासकर सनातन के विरुद्ध जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे इतना तो स्पष्ट हो गया है कि भूपेश बघेल अपनी गिरफ्तारी से पहले खुद के पक्ष में एक माहौल खड़ा कर देना चाहते हैं। तभी तो दुर्ग के शंकर नगर में राष्ट्रीय SC ST OBC संयुक्त मोर्चा के एक कार्यक्रम को संबोधित करते करते माहौल की मंशा को भांपते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रदीप मिश्रा को जानबूझकर अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते हुए उन्हें अंधविश्वासी बता दिया। गौर करने वाली बात यह है कि मौजूदा दौर की राहुल गांधी वाली कांग्रेस में कभी भी किसी मुल्ला, मौलवी या पादरी को अंधविश्वासी नहीं बताया जाता। जानबूझकर सनातन को टारगेट करने वाली नई दौर के कांग्रेस से बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। इन्हीं भूपेश बघेल के बेहद करीबी रहे विजय साहू को मैंने पहले भी स्टूडियो में कई बार आमंत्रित किया। उन्होंने अंदर खाने की कुछ बातें स्पष्ट की। आगे उनसे मैं कुछ और बातों को समझूंगा, लेकिन उससे पहले हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आखिर 8वीं चार्जशीट में चेतन बघेल के बारे में ईडी ने कितनी ज्यादा अंदर खाने की बातें बताई है, जहां साफ तौर पर भूपेश बघेल के लिए अब छिपाने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि 8वीं चार्जशीट तो पूरे 3800 पेज की है और इन्हीं आधार पर चेतन बघेल को 18 जुलाई से आज की तारीख तक जमानत नहीं मिल रही है, यानी साक्ष्य मजबूत है। लेकिन भूपेश बघेल हर बार पप्पू बंसल के बारे में कहते थे, अब तो EOW और ईडी की ओर से भी स्पष्ट हो गया कि पप्पू बंसल को छोड़ा नहीं गया है, बल्कि वो तो सरकारी गवाह बन चुके हैं। और यही सरकारी गवाह वाली बात भूपेश बघेल को बहुत नागवार गुजर रही है। अंदर खाने की वो सारी बातें जो चेतन तक को नहीं पता है, पप्पू बंसल अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल EOW की नई चार्जशीट में जो लिखा है, संक्षेप में मैं उन्हें समझा देता हूँ। EOW ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि चेतन बघेल को घोटाले से 200 से 250 करोड़ रुपए मिले थे। EOW ने चार्जशीट में यह भी दावा किया है कि सिंडिकेट के माध्यम से अवैध धन उगाही की राशि का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर चेतन बघेल को मिला था और वो चेतन बघेल ही थे जिन्होंने आबकारी विभाग में वसूली तंत्र यानी सिंडिकेट को खड़ा करने में संरक्षक की भूमिका निभाई थी। अब तक की जांच में आबकारी घोटाले की रकम 3074 करोड़ रुपए का होना पाया, जबकि आगे की जांच में इस अवैध रकम के 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंचने की संभावना है। बीते 10 नवंबर तक ईडी ने भूपेश बघेल की, गौर कीजिएगा मैं सीधे तौर पर चेतन का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि चेतन बघेल और भूपेश बघेल की संपत्ति अलग अलग नहीं है, लेकिन चेतन बघेल के नाम से 61 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया था। ये तारीख 10 नवंबर की थी, लेकिन नई चार्जशीट में तो बताया जा रहा है साफ तौर पर, जो सबूत न्यायालय को दिए जा चुके हैं, ये रकम 200 से 250 करोड़ रुपए की है। यहाँ यह भी गहराई से समझना होगा कि 10 मार्च को ईडी ने जब भूपेश बघेल के घर पर इसी शराब घोटाले वाले मामले में छापेमारी की थी,
तब से लेकर चेतन बघेल की गिरफ्तारी तुरंत नहीं हुई, बल्कि काफी इंतजार किया गया जब तक पप्पू बंसल नहीं मिल गया। जैसे ही पप्पू बंसल पकड़ में आया और पप्पू बंसल ने जो ठोस सबूत दिए, उसके बाद 18 जुलाई से चेतन बघेल आज की तारीख तक जेल में है और भूपेश बघेल भी जानते हैं देर सवेरे उनकी भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें भारतीय दंड संहिता 1860 और भ्रष्टाचार निवारण 1988 के अलग अलग धाराओं के तहत राज्य के शराब घोटाले के मामले में जो अपराध दर्ज किया गया है, वहां भूपेश बघेल की भूमिका एक लोक सेवक के रूप में भी थी, क्योंकि जब एक घोटाला हो रहा था तब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे और जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके कुछ बेहद करीबियों में से एक व्यक्ति थे विजय साहू। करीब 35 साल कांग्रेस में रहे, हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी में आ गए। क्रेडा के सदस्य भूपेश बघेल ने इन्हें बनाया था, लेकिन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के आगमन को जिस तरह से कांग्रेस ने ठुकराया, उसी मुद्दे पर विजय साहू कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए। आज एक बार मैं फिर विजय साहू से कुछ अंदर खाने की बातें समझने की कोशिश करूंगा। चेतन बघेल, जिसे भूपेश बघेल गैर राजनीतिक बताते रहे, उनकी क्या भूमिका थी और किस तरह से चेतन बघेल एक समय भूपेश बघेल के उत्तराधिकारी के रूप में उभर कर सामने आ चुके थे। विजय साहू जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, और आपके जितना भी दर्शक है, श्रोता है, जो मन आप लोग बहुत मन से श्रद्धा सुनते, तो मतलब मोर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। एक बड़ा प्रश्न है हमारे सामने कि जो रकम नेताओं को मिली, जिसमें भूपेश बघेल और उनके कुनबे के लोग भी शामिल थे, जिसमें ईओडब्ल्यू ने जो चार्जशीट के माध्यम से अदालत को बताया है कि करीब 1400 करोड़ रुपए तो नेता और मंत्रियों को मिले। जब आप भूपेश बघेल के घर के करीब थे और उनके साथ जुड़े हुए थे, तभी आपको क्रेडा का सदस्य बनाया गया था। कैसे हालात थे और चेतन बघेल की क्या भूमिका थी वहाँ पर? जैसे आप जानकारी दे तो, और ईओडब्ल्यू तमाम एजेंसी से जानकारी है कि 1400 करोड़ रुपया मिले कहीं के अकेले नेता मंत्री, अकेला नेता मंत्री बनकर गए हैं। तो बाकी की सूची है, ये पूरा लिस्ट है मोरगन। ये लिखे है कि आबकारी विभाग के अधिकारी मंडल मिले हैं 90 करोड़ 76 लाख, और ये आबकारी अधिकारी मंडल अलग से मिले हैं, उतना ही रकम मिले हैं 90 करोड़ 76 लाख। और विकास अग्रवाल अरविंद सिंह के बारे में लिखे 60 करोड़, अनवर ढेबर अनिल टूटेजा के लिखे 181 करोड़ 52 लाख। तो ऐसे में लिखे हैं कि नेता और मंत्रिमंडल मिले हैं 1392 करोड़ 45 लाख 39 हज़ार। इतना रकम मिले है, कितना जीरो लगते थे हिसाब कर ले और ते बता करके भैया कि ये कैसा महसूस करते थे वो। अब हमन तो कबू नहीं गिने इतना पैसा का, इतना पैसा जानबे नहीं करन। अब 1000 2000 10 20 हज़ार वाले आदमी हरन, ये तो बहुत बड़े घोटाला दिखा थे। तो कैसे भूमिका रहते वो कर चेतन बघेल के? देखो, मैं जहाँ तक जाना था, जब भी जाऊँ तो पाटन से संबंधित सबो काम ला देखा थी से पहली शुरुआत में, और ओकर OSD मन देखा थी साथ में ओकर मिल के। पर धीरे धीरे इसे जानकारी मिले कि आदमी मन ओकर करा जाते, बातचीत करते, व्यापारी मन जाते कहीं के, लेकिन का सच्चाई रहे हमन बहुत दूर रहे ने सब चीज़ से। हमन तो शुद्ध राजनीति करन ना, जमीन में काम करिए आदमी। पर जो हिसाब से जितना विवरण आते दाऊ जी के बारे में, चेतन के बारे में और अन्य नेता मन के बारे में, और कई जन मन तो जेल में, कई अधिकारी मन जेल में, बहुत ज़्यादा गंभीर है। अब बोला लगता है कर से और गहरा जांच होना चाहिए, शायद गहराई और बहुत ज़्यादा है। आप मन क्या लगता है भूपेश बघेल गिरफ्तारी कब हुई, कि गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? नहीं, जिस हिसाब से लाइन से एक एक करके होते गिरफ्तारी, तो मोर के हिसाब से जो प्रमाण दे जाते ईओडब्ल्यू होते हिसाब से गिरफ्तारी तो होना है। आज हुई, नितकाली हुई, पर वो मन अपन पूरा गंभीरता से काम जांच एजेंसी मन करा थे। और ये छत्तीसगढ़ पर बहुत दुर्भाग्य के बात है, हमन कबू नहीं सोचे रहे ऐसा छत्तीसगढ़ के कल्पना। जैसे माहौल बदल गया और भूपेश बघेल के रवैया व्यवहार भी बदल गए, वो काबर सनातनी संत साधु महात्मा ला गाली देवत थे और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते थे। क्या लगता है? मैं बताता हूँ ना, पूरा आप लोग पूरा बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश के चुनाव रही से कांग्रेस भाजपा के बीच में हमरो मन के ड्यूटी लगे रही, समूह मन गे रहे हैं। तही भूपेश दाऊहा प्रियंका जी साथ ज्वालामाई मंदिर में गए रही से दर्शन करे बर। अब आप ला मालूम हो, आप गए हो अगर ज्वालामाई, तो वहाँ माता जोत मन अनवरत जला थे, सदियों से जला थे।
अकबर आसान आदमी है, अहंकारी वाल कोशिश करिस कि वो ख़त्म कर देन, बुझा देन, पानी डाल डरिस, सबो कर्म कर डलिस, पर वो जोत आज भी अनवरत जला थे। अकबर पूरा छत्र सोना के लेके गेरिस वहाँ चढ़ाए पर माता ला, और माँ खंडित कर दिस, आज भी वो वहाँ पे छत्र रखे हुए हैं। तो दाऊहा वहाँ गेरिस तो वो का ब्रह्मरे का ब्रह्मरे और भ्रम लगते वह छलावा लगते। हमन जाथन शारदा माई में दर्शन करे बर मैहर में, आधा रात में माता के श्रृंगार हो जाते कई बार। नहीं, ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में बोला थे कि हम टोटका करते और ये अंधविश्वासी है। जब भी देखो भूपेश दाऊहा हिंदू सनातन धर्म के बारे में उलुल जुलुल बयान देते रही थे। कभी प्रदीप महाराज के बारे में बोलते कि 1 लोटा जल चढ़ाए का होई, तो तोर मन में जब हजारों प्रपंच इसने चला थे तो 1 लोटा जल से तोर का समस्या मन के निदान होगा। वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटा सनातन धर्म ला डेंगू मलेरिया बोलते, दुनियादारी बोलते, तेकर खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। दुनिया भर के आदमी हिंदू सनातन धर्म के बारे में ऊपर सीधा बोला थे, ओकर बारे में नहीं बोला थे। आज बांग्लादेश में एक जन हमारे हिंदू लड़का ला खुले आम जला के जिंदा मार, तेकर बारे में नहीं बोला था। लेकिन यहाँ रही के हमरे धर्म और संस्कृति के बारे में आपत्तिजनक जो बार बार बात कर रहे थे, बागेश्वर धाम जी महाराज के बारे में जो बात बोला थे, आप लोग मालूम है बागेश्वर धाम वाले महाराज पर्चा निकालते, और अभी मैं आते रहे हो तो देखे हो कि बड़े बड़े होर्डिंग भिलाई में लग गए। हमारे मन के जो खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष है भाई राकेश पांडे जी, बहुत बड़े यहाँ कार्यक्रम होकर कर रहा थे। तो मैं कहा था एक बार भूपेश दाऊ तो हूँ आजा पर्चा निकलवाए बर, और तोरो पर्चा निकाल दी बागेश्वर धाम वाले बाबा। ईडी सीबीआई काम बहुत आसान हो जाए, मोर बात ला समझ, बहुत आसान हो जाए। तो अपना संशय है ना बागेश्वर धाम झूठ बोलते सही बोलते, हमारे मन के हिंदू मन के आस्था है बागेश्वर धाम है। और मोल मालूम है अगर हिम्मत है तो मोर चुनौती स्वीकार कर और वहाँ बागेश्वर धाम से अपन पर्चिल निकलवा, तो मैं जानूँ। ठीक भैया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपला भी बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, और आपके दर्शक मन लगलो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा की एक अपनी अलग ही मिठास है। अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो कल एक नया विषय जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जांजगीर चांपा में एक सभा को संबोधित करते हुए 25 मई 2013 के झीरम कांड की याद दिलाते हुए साफ तौर पर बिना किसी लाग लपेट के ये कह दिया कि कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेसियों ने ही मरवाया। ये बोलते बोलते वो भूपेश बघेल की दुखती रग पर भी हाथ रख गए। क्या कहा जेपी नड्डा ने, चंद सेकंड में उन शब्दों को आप सुनिए। झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था, उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। सोच समझकर जो ये बयान जेपी नड्डा की ओर से दिया गया, लगता है तीर निशाने पर लगा। एक तरफ ये बयान आना था और भूपेश बघेल का ट्वीट भी सामने आ गया, लेकिन इस बार थोड़ा संभले हुए अंदाज में उन्होंने जो चंद लाइनें एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी, उसमें लिखा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झीरम की घटना में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों का अपमान किया है। सबसे पहले तो एनआईए सहित सुरक्षा एजेंसियों को जेपी नड्डा जी से पूछताछ कर उनके दावों पर सबूत मांगना चाहिए। सबूत की बात तो भूपेश जी आपने की थी और कहा था कि जब हमारी सत्ता आ जाएगी तब सबूत जो हमारे जेब में है हम तुरंत उसे जाहिर कर देंगे और किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। 5 साल तक का आपको भरपूर समय मिला, अपनी मर्जी से आप छत्तीसगढ़ की सत्ता संभालते रहे और झीरम कांड के सबसे ज्यादा संदिग्ध कवासी लखमा, जिन्हें नक्सलियों ने उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके पुत्र दिनेश पटेल के साथ घटना स्थल से कुछ दूर ले जाकर एकांत में क्या बातचीत की ये तो ईश्वर ही जानते हैं, और कवासी लखमा के अलावा कुछ नक्सली जानते हैं कि आखिर कवासी लखमा से स्थानीय बोली भाषा में क्या ऐसी गुप्त बात हुई जो उन्हें बिना कोई चोट पहुंचाए उन्हीं के सामने पिता पुत्र नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। और इस बीच कवासी लखमा को बड़े चमत्कारी ढंग से एक बाइक जिसमें बाकायदा चाबी लगी हुई थी वो जंगल के बीच में मिल गई, जिसे चलाकर कवासी लखमा
सुरक्षित जगदलपुर आ गए, जब उन्हें चोट भी नहीं लगी थी तब भी वो अस्पताल में एडमिट हुए। और उसके बाद एक बहुत चर्चित वीडियो जो कि आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप गूगल कर देख सकते हैं कि किस तरह से चरणदास महंत उसे धीरे धीरे समझा रहे थे पत्रकारों से बात नहीं करना, और तुमने जानबूझकर रास्ता क्यों बदलवा दिया। इतना कहते कहते बाकायदा हाथ भी उनके ऊपर उठा दिया था। साफ तौर पर समझने वाले समझ रहे थे कि कवासी लखमा की झीरम कांड में क्या भूमिका है। उसी कवासी लखमा को भूपेश बघेल ने उद्योग मंत्री और आबकारी मंत्री बनाया, और उसी आबकारी वाले मामले में आज कवासी लखमा जेल में है, भूपेश बघेल के इकलौते बेटे जेल में है। भूपेश बघेल की सचिव सौम्या चौरसिया भी 3 दिन पहले जेल गई, 14 दिन की रिमांड पर है। शराब घोटाले वाले मामले में कोई एक बचा है तो वो है भूपेश बघेल, वरना बड़े बड़े अधिकारी निरंजन दास से लेकर अनिल टोटेजा और तमाम कारोबारी जेल में हैं, सिर्फ भूपेश बघेल बाहर हैं। ऐसे में आप इस राजनीति को समझ सकते हैं कि आखिर भूपेश बघेल को क्यों छोड़ा गया होगा। समझने वाले सब समझ रहे हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। भूपेश बघेल तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि उन्हें क्यों बाहर रखा गया है, और भूपेश बघेल के बाहर रहने से किसको ज़्यादा फायदा है। और कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता हैं जो भूपेश बघेल को अपने रास्ते का कांटा समझते हैं, वो भी आज कहीं ना कहीं मन महसूस के रह जा रहे हैं। ढेर सारी अंदर खाने की जो बातें हैं, इस तरह की राजनीति को आम जनता भी समझ रही है। वो अलग बात है कि जनता जल्दी रिएक्ट नहीं करती, सोशल मीडिया का दौर है, गाए बगाए जनता की ओर से कुछ शब्द निकल आते हैं, लेकिन इतना तय है जनता पहले से कई ज़्यादा जागरूक हो चुकी है। अच्छे लोग राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन कुछ बुरे लोगों ने दरवाज़ा ऐसा बंद कर दिया है या ऐसा माहौल ख़राब कर दिया है कि अच्छे लोग राजनीति में आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। हमारा कहना है राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोग कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी कुछ अंदर खाने की बातों के साथ, जिन्हें जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। नमस्कार।